हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों के लिए मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र के वीडियो लेक्चर्स आपके सामने पार्ट बाय पार्ट आप आ रही हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके फोर्थ वीडियो लेक्चर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो रेस्ट पोर्शन बच गया था उसके बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे WBCs, क्योंकि RBC को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उन सारे वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के देख ले, जो आपको अवेलेबल होगा साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं WBCs, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, यानी WBCs आर आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स। यहाँ आप देख सकते हैं इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। और ये बनता कहाँ है? मेड इन बोन मैरो। RBC की तरह ही इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में ही इसका निर्माण होता है। अगर इसके काउंट की बारे में बात की जाए, यानी इसकी संख्या के बारे में बात की जाए, तो ये 6000 से लेकर के 8000 पर ml ऑफ ब्लड होता है। ध्यान रखिएगा, पर ml ऑफ द ब्लड ये इसका मात्रा है। और अगर इसके लाइफ स्पेन यानी इसके जीवन के बारे में बात किया जाए, तो ये फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ दिनों से लेकर के कुछ घंटों तक इसका क्या होता है? जीवन होता है। और अगर ये देखिए, इसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है? WBCs। और जितने भी वायरस के अटैक्स होते हैं वो अगर हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तो वो WBCs को सबसे पहले किल करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि आपके UPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि HIV एड्स में किस तरीके के WBCs को किल किया जाता है। तो उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के समझने के लिए एक डायग्राम तैयार रखा है। पैथोजेन यानी कि जो भी बीमारी को रोगजनक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, जो बीमारी को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो हमारे बॉडी में जैसे ही आते हैं तो वो किल्ड बाय यानी वो मार दिए जाते हैं। किसके द्वारा? WBCs के द्वारा। यानी WBCs इन पैथोजेंस को मार देती है। अब ये आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टडी ऑफ पैथोजेंस, कहने का मतलब ये हुआ कि रोगजनक का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा आपके वेरियस GK के क्वेश्चन में। अब हम लोग इसके आगे वाले पोर्शन पर अगर हम लोग बढ़े आगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ WBCs। और यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो UPSC में पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ देख लीजिए टाइप्स ऑफ BCs WBCs। तो WBCs को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। और ये दो भाग क्या है? एग्रान्यूलोसाइट्स और दूसरा है आपका ग्रेन्यूलोसाइट्स। अगर एग्रान्यूलोसाइट्स को बात की जाए तो इसको भी फर्दरी दो भागों में डिवाइड किया गया, सिमिलरली WBCs की तरह ही। तो ये है आपका लिम्फोसाइट्स और दूसरा है आपका मोनोसाइट। और ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात की जाए तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यह है आपका इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रेन्यूलोसाइट्स की, और उसमें हम लोग बात करेंगे मोनोसाइट के बारे में। तो ये क्या करता है? ये डायरेक्टली किल द पैथोजेंस, यानी ये फैगोसाइटिक नेचर के होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सामने जो भी पैथोजेंस आते हैं उसको वो डायरेक्टली किल कर देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसको वो खा जाता है, यानी डायरेक्ट उसको किल कर देता है। और ये लार्जेस्ट होता है, यानी इसका जो होगा, अगर आप लंबाई की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट होता है, ये पावरफुल इसको माना जाता है। अगर हम लोग बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है? इट्स सेक्रेट एंटीबॉडीज दैट किल द पैथोजेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली तो पैथोजेंस को किल नहीं करता है, लेकिन उसको किल करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज का ये स्राव करता है। और वही एंटीबॉडीज क्या करता है कि उस पैथोजेंस को क्या करता है? किल करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये अगर शक्ति के बारे में बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट होता है, यानी ये मोनोसाइट्स की अपेक्षा ये कम शक्तिशाली होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिम्फोसाइट्स इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि लिम्फोसाइट्स को भी दो भागों में बांट गया है। यहाँ देख सकते हैं B लिम्फोसाइट्स और दूसरा आप देख रहे हैं T लिम्फोसाइट्स। तो ये B लिम्फोसाइट्स इसका क्या है कि ये बोन मैरो में ही बनता है, और ये बोन मैरो में ही जाकर के मैच्योर होता है। यानी इसका यह परिपक्व अवस्था ही कहाँ प्राप्त करता है? बोन मैरो में ही प्राप्त करता है। अब यहाँ देख सकते हैं इसका दूसरा पार्ट है T लिम्फोसाइट्स, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आप देख सकते हैं T किलर सेल और दूसरा आपका T हेल्पर सेल।
अब जैसे ही यहाँ से ही आपका एक सवाल क्रिएट किया गया था कि जब किसी भी मनुष्य के अंदर एचआईवी के वायरस प्रवेश करते हैं तो वो किसको किल करने का काम करते हैं, तो वो किल करने का काम करते हैं टी हेल्पर सेल को। यहाँ देख सकते हैं एचआईवी एड्स किल टी हेल्पर सेल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आगे के एग्जाम्स में इसको पूछ दिया जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट आप लोगों के समझने के लिए मैं यहाँ ऑलरेडी दे चुका हूँ कि टी के एचआईवी किल्स टी हेल्पर सेल्स। एचआईवी एड्स अगर इसका जो बात की जाए तो अगर इसके एड्स की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड कहने का मतलब हुआ कि वैसा रोग जो कि जन्म के बाद होता है, उसके लिए हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग एक्वायर्ड के नाम से जानते हैं। और इम्यूनी जो है सो ये आपका इम्यूनी सिस्टम से लिया गया है। और सिंड्रोम, सिंड्रोम कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारी बीमारियां। तो जैसे ही किसी भी मनुष्य के अंदर आपके डब्ल्यूबीसीज की संख्या घट जाती है तो आपका शार्पली जो होता है सो आपका इम्यूनी सिस्टम भी डिक्रीज होना शुरू होता है। तो जैसे ही आपका इम्यूनी सिस्टम डिक्रीज होगा आपके आपके शरीर में बहुत सारे बीमारियों का प्रकोप एक साथ बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से इसको सिंड्रोम भी बोला जाता है, एक्वायर्ड एचआईवी एड्स को। आगे अगर हम लोग बात करें इसके डब्ल्यूबीसीज के दूसरे पार्ट्स के बारे में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका पहला पार्ट था ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा था ग्रेन्युलोसाइट्स। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स को आप वहाँ देख रहे थे कि इसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे। तो इसके स्टडी के लिए मुख्यतः 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहला है इस्नियोफिल्स और दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। और ये भी अगर इसके नेचर के बारे में बात किया जाएगा न्यूट्रोफिल्स के, तो ये क्या होता है, ये फेगोसाइटिक इन नेचर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी डायरेक्टली अपने पैथोजेंस को किल करने का काम करता है, यानी ये किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज का सेक्रेशन नहीं करता है, ये डायरेक्टली उसको किल कर देता है यानी खा जाता है। और ब्लड के तीसरे पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु के बारे में, तो ये भी बनता ही आपका कहाँ है, ये बोन मैरो में बनता है। अब वीडियो के सबसे शुरुआती टाइम में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और टिश्यू यानी ऊतक जो होता है, इसके डिफिनेशन में ही हम लोग जानते हैं कि ये किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक कार्य करता है और ऊतक, जितने भी ऊतक होते हैं उसका आपका जो एक जगह बनेंगे भी सभी एक जगह और डिस्ट्रॉय भी क्या होंगे एक जगह। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने भी ब्लड के पार्ट है यानी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, वो भी बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं। तो इसको आप समझ पा रहे हैं। अगला अगर इसके काउंट के बारे में बात किया जाए यानी इसकी संख्या के बारे में बात की जाए तो ये 1.5 टू 3.5 लाख पर ml ऑफ द ब्लड, यानी 1.5 से 3.5 लाख प्रति ml हमारे रक्त के अंदर ये इसका मौजूद होता है। अगला यहाँ देख सकते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या शार्पली घटती है। अगर आपको डेंगू हो जाएगी तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी, बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाएगी। और इसका काम क्या होता है, ये आप वेल नोन फैक्ट है कि ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर का कोई भी भाग कट या फट जाता है तो ये उसको क्लॉट करने का काम करता है, यानी उसको जमाने का काम करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यानी रक्त के जमने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपके सामने मैं उन सारे बातों को भी रखने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटलेट्स की संख्या होना क्या है आपका नेसेसरी है। उसके बाद आपका विटामिन के की संख्या होनी चाहिए। फाइब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन हैं और ये बनता ही कहाँ है, बोथ आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनता है, ये आपके लीवर में बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये आपके बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। और ये बोथ आर क्या है, यानी ये दोनों प्रोटीन हैं आपके। और अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम मेटल की आवश्यकता पड़ती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो इसको आप लोग देखिए, अच्छे से समझें। और इसके आगे आपका बच जाता है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप मैं कॉमनली नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में अगर कहते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में भी सारा बताया जाए तो उसके लिए भी वीडियो आप लोगों को बना करके दे दिया जाएगा। और उस ब्लड ग्रुप में आपको ये भी बताया जाएगा, अगर आप लोग उस पर वीडियो चाहते हैं, तो किस तरीके से ब्लड ग्रुप होता है और कौन कौन से लोग किस किस लोगों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप के निर्धारण में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे RH फैक्टर है, उसके बाद दूसरा फैक्टर, जो भी बहुत सारा फैक्टर है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वो वीडियो बनने पर
होगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपका डब्ल्यूबीसीज व उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पद थे उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ व नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी व अन्य स्टेट पीएसएस एग्जाम्स में हेल्प करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।